नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपन देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर प्रभाव। अपन ने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में ये महाशक्तियों का अभ्युदय हुआ और महाशक्तियों का अभ्युदय के बाद भी जो तृतीय विश्व के जो देश हैं उनका अभ्युदय हुआ। इन तृतीय विश्व के देशों का अंतर्राष्ट्रीय कानून पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को किस हद तक स्वीकार किया और किस प्रकार से इन्होंने इसको लिया, इस संदर्भ में अपन को ये देखना है। तो अपन पहले ये देखते हैं कि तृतीय विश्व क्या है और तृतीय विश्व के बारे में देखना है। ये तृतीय विश्व क्या है और इसका अभ्युदय के बारे में देखना है। तो अपन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या यूँ कहो कि द्वितीय विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को गहरी क्षति पहुंचाई थी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र एक के बाद एक करके ये स्वतंत्र होते चले गए। ऐसे राष्ट्रों को विकासशील अथवा तृतीय विश्व के राष्ट्रों के रूप में जाना जाता है। इन्हें तृतीय विश्व के रूप में इसलिए पुकारा जाने लगा क्योंकि ये राष्ट्र न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पाश्चात्य गुट से संबंधित थे और न ही पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट से जुड़े हुए थे। अर्थात ये दोनों न तो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, न ही पूर्व सोवियत संघ के साथ में जुड़े हुए थे। अपितु वास्तव में ये वे राष्ट्र हैं जो एक असंलग्नता या असंलग्न राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस दुनिया में इन्होंने एक तरीके से अपने आज़ादी का बिगुल बजाया और ये ज़्यादातर जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देश इसमें आते हैं। इस प्रकार से इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से के बाद में अपना अस्तित्व इनका सामने हमारे आया। अपन देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में। तो इसमें तृतीय विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को निम्नलिखित रूप से प्रभावित किया। मतलब किन किन तरीके से इन्होंने प्रभावित किया अंतर्राष्ट्रीय कानून को तृतीय विश्व के देशों ने। तो अपन यहाँ पहला देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप को स्वीकार करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप को स्वीकार करना अर्थात वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप सार्वभौमिक और सर्वव्यापी बन गया। अब यह जो सब पाश्चात्य देशों तक ही सीमित नहीं रहा, जिसे अपन कहते हैं कि ये पाश्चात्य देश हैं, सब में विकसित हैं, वहाँ तक ही सीमित नहीं रहा। यथार्थ में अब यह एक विश्वव्यापी कानून बन गया है। मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है ये वास्तव में एक विश्वव्यापी कानून बन गया है, जिसमें साम्यवादी मुस्लिम विश्व या मुस्लिम देशों, विकसित, विकासशील और शक्तिशाली या यूँ कहो कमजोर राष्ट्र, उत्तर और दक्षिण और छोटे और बड़े, ये सभी प्रकार के राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं। सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून से पाश्चात्य वर्चस्व का समाप्त होना। यद्यपि नवोदित राष्ट्रों के अभ्युदय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की पाश्चात्य या ईसाईयत अवधारणा के सम्मुख गहरी चुनौती उपस्थित की है। इन नवोदित राष्ट्रों के अभ्युदय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पाश्चात्य राष्ट्रों का जो प्रभाव था उस वर्चस्व को समाप्त कर दिया। तीसरा अपन देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान। ये नवोदित राष्ट्र जो तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं, ये नवोदित राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और उसको प्रतिष्ठा प्रदान करने की दिशा में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आते हैं। इन राष्ट्रों का व्यवहारिक आचरण इस बात की पुष्टि करता है कि ये इसके मार्ग में किसी तरह के अवरोध उपस्थित नहीं करते। चौथा, परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता। ये नवोदित राष्ट्र
परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून जो परंपराओं पर आधारित है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, उस अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकांश भाग को उपयोगी मानते हैं और उपयोगी मान करके उसे मान्यता प्रदान करते हैं या कर चुके हैं। पांचवा, तृतीय विश्व के राष्ट्रीय भावना से प्रेरित। ये नवोदित राष्ट्रों के व्यवहार में से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि ये ऐसी किसी भी अवधारणा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिनसे इनकी संप्रभु सत्ता अथवा प्रादेशिक अखंडता सीमित होती हो। इनका व्यवहार राष्ट्रीय हितों की भावना से अनुप्रेरित होता है। छठा पॉइंट आता है नवोदित राष्ट्रों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा। इस नवोदित राष्ट्रों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। इस नवोदित राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में अपनी अवधारणा अथवा सिद्धांत है और ये इस तरीके से हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है ये राष्ट्र मतलब नवोदित राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों में पूरी तरीके से आस्था रखते हैं। ये जितने भी तृतीय विश्व के देश हैं, ये नए देश हैं, नवोदित देश हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों में पूरी तरीके से आस्था रखते हैं। ये सभी राष्ट्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के पतन के फलस्वरूप अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद खत्म हुआ तभी ये अस्तित्व में आए हमारे सामने। अतः ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पूरी तरीके से विरोधी हैं, या यूं कहो कि कट्टर विरोधी हैं। ये नस्लवाद, जाति, रंग भेद सभी स्तरों पर विरोध करते हैं। ये अनाक्रमण, पंचनिर्णय, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने और युद्ध को राष्ट्रीय नीति के रूप में नहीं अपनाने के सिद्धांत में अटूट आस्था रखते हैं। इस प्रकार के नवोदित जो राष्ट्र हैं इनकी ऐसी विचारधारा है और ये पूरी तरीके से सही है। हमारा जो सातवां पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता। राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता ये नवोदित राष्ट्र देते हैं। नवोदित राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित उन्हें ऐसे सिद्धांत अपनाने के लिए बाध्य करते हैं जो पाश्चात्य अवधारणा से मेल नहीं खाते। अर्थात जो ऐसे सिद्धांत जो पाश्चात्य अवधारणा से मेल नहीं खाते उनके ये समर्थक हैं, क्योंकि वहाँ के सिद्धांत अलग हैं और नवोदित राष्ट्रों के सिद्धांत या सोच या समस्याएं अलग प्रकार की आती हैं। आठवां पॉइंट हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्धारण में विश्वास। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में ये विश्वास रखते हैं नवोदित राष्ट्र। ये नवोदित राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्धारण करने अथवा नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अवधारणा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी विकसित राष्ट्रों के शोषण से मुक्त रहकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना चाहते हैं। नवा हमारा बिंदु आता है नवोदित राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एवं निर्धन हैं। ये अपन ठीक से जानते हैं इन नवोदित राष्ट्रों के बारे में। अधिकांश नवोदित राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और निर्धन हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य आर्थिक विकास करके नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। अतः उनका यह प्रयत्न रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस तरह से संहिताकरण और संशोधन किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस तरीके से संहिताकरण और संशोधन किया जाए कि यह उनके आर्थिक विकास में भागीदार या योगदान देने में सक्षम भूमिका का निर्वाह कर सकें। अपन ये भली बात जानते हैं कि जो अफ्रीका के देश हैं या ये लातिन अमेरिका के देश हैं, एशिया के देश हैं, जो ये नए अस्तित्व में हमारे सामने आए थे, क्योंकि पहले इनका शोषण होता रहा था और जब नए रूप में हमारे सामने आए तो पूरी तरीके से ये एक तरीके से पिछड़े हुए देश हैं। इनमें जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, एक ये भी इनका कारण है। शोषण भी इनका हुआ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इन देशों में और आर्थिक संसाधन और तकनीकी विकास भी यहाँ इतने नहीं हुए हैं, इसलिए हर तरीके से ये पिछड़े हुए हैं, निर्धन हैं और यहाँ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। तो ये ऐसे देश हैं नवोदित राष्ट्र जो ये चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो इस प्रकार से हमारे हित में हो, हमारे हित में एक तरीके से भूमिका अदा करे, जिससे हम आर्थिक दृष्टि से एक विकसित हो सकें, विकास के राह पर चलें। अगला है 10वां पॉइंट है संहिताकरण में योगदान। ये संहिताकरण अर्थात नवोदित जो राष्ट्रों ने
अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। अपन संहिताकरण के बारे में विस्तृत दृष्टिकोण से आगे देखेंगे। 11वां पॉइंट है वर्तमान में अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में है। अपन देख रहे हैं कि ये 1991 के बाद में पूर्व सोवियत संघ का हमारे विघटन हुआ और पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के भावी विकास में इसकी निर्णायक भूमिका रहेगी। हालांकि अब वर्तमान स्थिति में अपन देखते हैं तो जो रूस है पूर्व सोवियत संघ के रूप में वर्तमान में जिसे अपन रूस मानते हैं, रूस भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा और आज वो भी काफ़ी महत्व रखता है विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और चाइना के संदर्भ में अपन देखते हैं तो चाइना भी अपने आप में कम नहीं है और ये भी एक तृतीय शक्ति के रूप में पूरे विश्व में अपनी धाक जमा चुका है, जिसका प्रभाव अपन देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आगे चाइना और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा और इनकी एक तरीके से पूरी तरीके से इनका रोल होता है यूएनओ के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में बड़े देशों का। अंत में निष्कर्ष रूप में अपन यही कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि जो नवोदित राष्ट्रों के अभ्युदय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र और स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आए हैं। आज प्रिय छात्र छात्राओं इतना ही, धन्यवाद।